हेलो, आदाब और नमस्कार। मैं हूं असद मिर्जा, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम विश्व दर्पण। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन के नीचे दिए गए बेल के साइन को ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही हमारे लेटेस्ट एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड हो वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच जाएं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन में जारी जंग की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जंग किसी न्यूक्लियर, परमाणु या जौहरी जंग में तब्दील हो सकती है या नहीं, और इस जंग के ऊपर मुख्तलिफ मुल्कों का क्या मौक़िफ़ है या क्या स्टैंड है, और आखिर में ये जंग कब ख़त्म होने के इम्कानात हैं। तो शुरुआत करते हैं रूस यूक्रेन जंग के बारे में, जो कि आज अपने 54वें दिन की शुरुआत कर चुकी है। शुरू में रूस का कहना था कि सिर्फ 5 दिन के अंदर वो यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन अब 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान एक तरीके का स्टैंड ऑफ बना हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो मुल्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है वो है अमेरिका, और उसके अलावा बरतानिया, और उनके साथ है बाकी वेस्टर्न या मगरबी या पश्चिमी देश, जो कि एक तरीके से यूक्रेन की पुष्टपनाही कर रहे हैं। और सारी खबरें जो अभी तक हमें मिल रही हैं उसमें यही दिखाया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर एक तरीके का इन्वेजन किया है, जो कि इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक बहुत ही गलत चीज है। और वेस्टर्न कंट्रीज या पश्चिमी नेशन जिनकी अगुवाई अमेरिका कर रहा है, वो रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इन मुल्कों ने रूस के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस या इकोनॉमिक पाबंदियां लगाई। उसके अलावा रूस से उसका तेल खरीदना बंद कर दिया, और इसके अलावा रूस को ऐसी चीजें इंपोर्ट करने के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है जिनकी जरूरत रूस के अवाम को रोजाना पड़ती है। इन सब का मजमूई तौर पर या ओवरऑल क्या असर है, और ये क्या एक तरीके का नया बयानिया या नया नैरेटिव या नया एक पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया जा रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम बारीकी से देखें तो यही पाएंगे कि इस पूरी जंग की शुरुआत, इसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड कोई नया नहीं है, बल्कि 1998 से ही जब यूक्रेन एक आजाद मुल्क बना था, अमेरिका ने इसकी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि बनानी शुरू कर दी थी। और सन 2004 में बराक ओबामा ने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स से खिताब करते हुए कहा था कि हमें रूस की उन हरकतों के ऊपर अपनी निगाह रखनी है जिसके जरिए वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है, जबकि उस जमाने में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अब जब खबरें ये आ रही हैं कि बड़ी तादाद में दोनों तरफ के सैनिक या सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, और सिविलियन आबादी के ऊपर भी इस लड़ाई का बहुत भयानक असर हो रहा है। रूस का कहना है कि अब तक की लड़ाई में उसने तकरीबन 23,000 यूक्रेनी सोल्जर्स या सैनिक मार दिए हैं, जबकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि सिर्फ 2300 यूक्रेनी सोल्जर्स या सैनिक अभी तक की लड़ाई में मारे जा चुके हैं, और इससे कहीं ज्यादा रूसी सोल्जर्स या सैनिक मारे गए हैं। हम इस बात को यूं देख सकते हैं कि हर मुल्क अपनी कामयाबी का सेहरा अपने सर बांधने की कोशिश करता है, और वो भी इसी तरीके का एक हिस्सा है। लेकिन इस पूरी जंग में इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा बाइस तशवीश है या बहुत अर्जेंसी है जिसके बारे में, या जिसके बारे में बहुत लोगों को संदेह है कि कहीं इस लड़ाई के जरिए दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध या ऐसा विश्व युद्ध जिसमें कि न्यूक्लियर, जौहरी या परमाणु बम का इस्तेमाल हो, वो ना देखना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। इस लड़ाई के शुरू होने के 20 दिन तक किसी भी न्यूक्लियर जंग की कोई बात नहीं की जा रही थी, लेकिन पिछले 10 दिन में खासतौर से वेस्टर्न मीडिया और वो अमेरिकन मीडिया जो कि इस पूरी लड़ाई पर नजर रखे हुए था सिर्फ यूक्रेन की तरफ से, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के इंटरव्यूज और वहां के भयानक तस्वीरें अपने टीवी चैनल्स पर लगातार नशर कर रहा था, उनका कहना था कि अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दबाव में आकर किसी भी वक्त परमाणु बम के स्विच के ऊपर अपनी उंगली रख सकते हैं, और दुनिया को एक ऐसा परिणाम देखना पड़ेगा जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं है। लेकिन ये पूरा प्रोपेगेंडा एक तरफ से है। अभी तक
किसी भी वेस्टर्न मीडिया के न्यूज़ चैनल या अखबार ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से इंटरव्यू करने की कोशिश नहीं की है और ना ही उनका नज़रिया जानने की कोशिश की है। बल्कि अमेरिका का जो मीडिया है और उसके साथ-साथ बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो मीडिया है, वो एक नया नैरेटिव या एक नया बयानिया बनाने में लगा हुआ है कि हो सकता है रूस-यूक्रेन जंग बहुत जल्द न्यूक्लियर जंग में तब्दील हो जाए। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा-सा पीछे जाके देखते हैं, तो हम ये पाएँगे कि इसी तरह की हरकतें पहले भी हो चुकी हैं और इन सब हरकतों की शुरुआत भी अमेरिका ने ही की थी। अगर हम दुनिया में दागे जाने वाले सबसे पहले न्यूक्लियर या जौहरी या परमाणु बम की बात करें, जो कि नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दागे थे, तो हम ये पाएँगे कि अमेरिका का कहना था कि वो नाज़ी फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए और दुनिया में शांति कायम करने के लिए उसने ये बम छोड़े थे। जबकि हकीकत ये है कि नाज़ी जर्मनी मई में ही सरेंडर कर चुका था और अमेरिकन फोर्सेस और अलाइड फोर्सेस जर्मनी के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर चुकी थी और रूस उस वक्त जापान के खिलाफ एक बहुत बड़ा फौजी मुहिम करने की शुरुआत कर रहा था कि अचानक अमेरिका ने विश्व शांति का नाम लेते हुए नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर न्यूक्लियर बम छोड़ दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर तकरीबन 33 लाख लोगों के मारे जाने का अनुमान है। इसके बाद अगर हम अभी गुज़िश्ता 20-30 साल की भी बात करें, तो जब इराक वॉर शुरू हुई थी सन 2003 में, उससे पहले तकरीबन 5 साल तक अमेरिका का वेस्टर्न मीडिया एक पूरा नया ऐसा नैरेटिव या बयानिया कायम करने की कोशिश कर रहा था कि इराक के पास केमिकल्स या बायोलॉजिकल वेपन्स, यानी कि ऐसे हथियार हैं जिसके ज़रिए आप इंसानों को केमिकल गैस के ज़रिए या बायोलॉजिकल जरासीम के ज़रिए मार सकते हैं, जिन्हें कि उसने नाम दिया था वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का। और उन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने 2003 से लेकर 2011 तक इराक में एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें कि हज़ारों लाखों इराकी मारे गए। और आखिर में जब दुनिया में ये पूछा गया कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसके लिए अमेरिका और बरतानिया ने इराक के खिलाफ जंग लड़ी थी वो कहाँ है, तो दोनों की तरफ से मुकम्मल खामोशी ही पाई गई। यानी कि इस बार भी अमेरिका ने एक ऐसी लड़ाई दुनिया के ऊपर थोपी थी जिसके लिए कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए उसने पूरी दुनिया के ऊपर बरतानिया के साथ में इराक के ऊपर छिड़ी। अब अगर हम देखें तो उसी तरीके का एक सोच, एक नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया यूक्रेन और रूस जंग में बनाने की कोशिश कर रहा है और उनका कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कभी भी न्यूक्लियर बम के स्विच के ऊपर अपनी उंगली रखकर विश्व को एक ऐसे खतरे से दो चार कर सकते हैं जिसका किसी ने कभी तस्वुर भी नहीं किया हो। और इस सब के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया वाले ही हैं। अभी तक किसी भी रूसी एक्सपर्ट या रूसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट का कोई इंटरव्यू, कोई लेख अभी हमारे सामने नहीं आया है जिसमें ये कहा गया हो कि व्लादिमीर पुतिन ऐसा करने की सोच सकते हैं या नहीं। अभी न्यूज़वीक मैगजीन के पिछले इशू में निकिता खुरुश्चेव की पड़पोती नीना खुरुश्चेवा ने, जो कि इस वक्त न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके की साइकोलॉजी या नफ्सियात व्लादिमीर पुतिन की है, तो उससे कोई भी ये कह सकता है कि वो किसी भी वक्त न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दरमियान हमारे सामने सिर्फ एक ऐसे रूसी एक्सपर्ट का इंटरव्यू या लेख सामने आया है जिसे इनसाइडर मैगजीन ने छापा है, जिसमें रूस के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर आंद्रे कुजुरेव ने कहा है कि वेस्टर्न मीडिया जो ये बात कह रहा है कि व्लादिमीर पुतिन किसी भी वक्त न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो निहायत ही गलत है। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को भी मालूम है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका नाम तारीख में या हिस्ट्री में किस तरह दर्ज होगा। और इसके साथ ही साथ उनको ये भी मालूम है कि पूरी लड़ाई का जो फर्स्ट फेज है वो रूस जीत चुका है और अब अगर डॉनबास
रीजन के अंदर रूसी फौजों को कोई शिकस्त मिलेगी तभी व्लादिमीर पुतिन इस तरीके का कोई काम करने की सोच सकते हैं। लेकिन इसमें भी वो किसी बड़े पैमाने के न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करने की बजाय टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार वो होते हैं जिनका घेरा बहुत कम या जिनका टारगेट एक मखसूस या छोटे इलाके पर होता है, जबकि जो न्यूक्लियर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता है वो एक बड़े इलाके, एक पूरे शहर या एक पूरे मुल्क के ऊपर दागा जा सकता है। तो व्लादिमीर पुतिन के सामने ये चॉइस है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करें या न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करें। और जो हालात अभी तक चल रहे हैं उनसे यही कहा जा सकता है कि व्लादिमीर पुतिन इस वक्त फिलहाल ना तो टैक्टिकल वेपन्स और ना ही न्यूक्लियर वेपन एट अ लार्ज स्केल यानी कि बड़े पैमाने के न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। और ये सारा बयानिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की अगुवाई में वेस्टर्न मीडिया बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को एक ऐसी दुनिया कायम करनी है दोबारा से जहां पर कि उसका तसल्लुत या उसकी प्रोमिनेंस पूरी दुनिया पर कायम रहे। और अभी फिलहाल दुनिया में जो एक मल्टीपोलर दुनिया बनकर सामने आ रही है जिसमें भारत का रोल भी काफी अहम होगा, उसको अमेरिका किसी भी तरीके से कबूल नहीं कर सकता है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका का इंटरनल डेट या उसका अंदरूनी कर्जा जो है वो 30 ट्रिलियन या 30 खरब डॉलर से भी ज्यादा बढ़ चुका है और अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स या खात्मे के दहाने के ऊपर खड़ी हुई है। और अमेरिका को किसी भी तरीके से चीन की बालादस्ती रूस के साथ में मंजूर नहीं है कि कोई ऐसी दुनिया उभर कर आए जिसमें रूस और चीन साथ में मिलकर दुनिया के पॉलिटिक्स के ऊपर अपना असर रख सकें और उसमें भारत भी एक अहम भूमिका अदा कर सके। तो ये पूरा बयानिया या ये नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और वेस्टर्न नेशंस की हिमायत के लिए बनाया जा रहा है। और बाकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो कि इस पूरे एपिसोड को एक न्यूट्रल तरीके से देख रहे हैं, उनका कहना है कि हमें ऐसा नहीं लगता है कि अभी फिलहाल इस जंग में व्लादिमीर पुतिन किसी भी तरीके से किसी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको आज के एपिसोड में मुहैया की गई जानकारी पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय से जरूर आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।